बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल आज स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कभी कभार जो शोरा गज़लें कह देते हैं उसका महल्ले वकू के हिसाब से और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भी आप उसकी तशरीह कर सकते हैं। अहमद सलमान साहब की गज़ल है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप देखिए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त की मौजूदा हुकूमत को ये कह रही है, ये मिसरा उनकी जानिब से डेडिकेट किया गया है मौजूदा हुकूमत को, कि जब हम कहते थे कि मुश्किलात हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे मुश्किलात हैं, तो आप नहीं मानते थे। अब आप आए हैं तो आप भी फिर भुगत लीजिए कि क्या करना है, किस तरीके से मुल्की मईशत को आगे बढ़ाना है। इसी का दूसरा मिसरा है, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। ये अवाम के लिए है। वो कारकुन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते थे वो ये कहते थे कि 200 भी पेट्रोल हो जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है। तो अब PMLN के लोग ये कहते हैं कि 500 भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेना तो है ही। तो ये अब उन कारकुनान के लिए हैं जो अपनी अपनी मफादात, अपनी अपनी मोहब्बत के ज़ुमरे में अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं। वो एक गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उनके बच्चे भी शहर जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। या बच्चे शहरों को नहीं जाते, माई बाप जो इस मुल्क कौम के हैं वो बाहर चले गए, अभी तक वापस नहीं आ सके, अभी तक उन्हीं की तलाश जारी है। वो एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा। अब ये कच्ची सी उम्र वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आप कह सकते हैं कि जो पहली बार बरसर इक़्तिदार आई थी, रफ्ता रफ्ता उसने सीखना शुरू किया और सीखने के बाद वो बेहतरी की तरफ गामजन थी कि वो निकल गई। जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। लाश उनका इक़्तिदार से बाहर आना समझ लीजिए, खतूत वो समझ लीजिए बैरूनी साजिश के नतीजे में खत सामने आया था। तो ये है पाकिस्तानी सियासत की मौजूदा सूरत हाल। बरसर इक़्तिदार पार्टी आती हैं, चली जाती हैं, मुल्क कौम को नारे दे जाती हैं और उसी नारे के पीछे मुल्क कौम लगी रहती है और फिर एक नई पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है और सूरत हाल जूं की तूं रहती है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, दीर बाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो था। इमरान खान साहब ने नई हिकमत अमली बयान करनी थी और बताना था कि लॉन्ग मार्च कब होगा, वो भी आज बता के नहीं गए। मौजूदा सूरत हाल के नतीजे में यह भी बात वाज़ेह है कि पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी, बिजली की कीमत भी बढ़ जानी है, गैस की MMBTU भी कीमत बढ़ रही है। तो ये हम कहां जाके रुकेंगे? दिवालिया होने के करीब तो हैं, खुदा न खास्ता वैसी सूरत हाल पैदा हो गई तो फिर पाकिस्तान का क्या बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक तो आज आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से आगाज़ किया और सारा कुछ एक शेर में बयान भी कर दिया, हुकूमत और अपोजिशन दोनों का। सर, मैं एक बात कह दूं कि बेचारे कारकुन का कोई मफाद नहीं होता। कारकुन बेचारा जिंदाबाद मुर्दाबाद, जीवे जीवे आवे आवे इसी के नारे लगाता रहता है। मफादात की जंग सियासतदानों की होती है, मफादात की जंग उनकी होती है जिन्होंने 8-8, 9-9, 10-10 करोड़ रुपया लगाकर इलेक्शन लड़ना होता है और उसके बाद उनके ठेकेदार अपने होते हैं, उनके ओवरसीज़ अपने होते हैं, उनके एक्सियन अपने होते हैं, उनकी स्कीमें अपनी होती हैं, उनके महल्लात अपने होते हैं, उनके सब कुछ अपने होते हैं। उनके मफादात होते हैं जो करोड़ों रुपये लगाते हैं, उनके मफादात होते हैं जो रोज़ाना अपनी वफादारियों को किसके इवज़ बेचते हैं। सुबह यहाँ पे, शाम को यहाँ, रात को किसके पास बैठते हैं, दिन को किसके पास बैठते हैं। सुबह किसी को गुन गाते हैं, रात को किसी के गुन गाते हैं, सुबह किसी को गाली निकालते हैं, अगले दिन उसकी शान बयान करते हैं। देखिए, मफादात उनके होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि कप्तान की बड़ी मज़ेदार हिकमत अमली, आज हुकूमत का तमाम स्पोक्स पर्सन, तमाम हुकूमत के स्पोक्स पर्सन, अपोजिशन हुकूमती इत्तेहाद के तमाम राना साहब बैठे हुए थे। ये आपके जिन से ये अपोजिशन क्यों नहीं जा रही? ये कल भी हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं क्यों नहीं जाती। ये हुकूमत में होके अपोजिशन वाला किरदार अदा कर रहे हैं, यानी अपने आप को मरवा रहे हैं। ये अच्छी बात। ये सारे आज सारे बैठे हुए थे कि यार किसी तरीके से आज इमरान खान ऐलान करेगा कि फलां तारीख को आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। कंटेनर पकड़े हुए थे, कंटेनर लगा दिए थे, पुलिस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई थी, नए शेल मंगवा लिए गए थे, पूरी तैयारियां थी, हिकमत अमली बन गई थी, चार्ट बन गया था। उसने कमाल किया, उसने आज जलसा किया। दीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था यासर, आज ऐसे ही था ना जी। लोग समझते थे कि खान थक गया, खान के कारकुन थक गए, कप्तान के कारकुन भाग गए, कप्तान के कारकुन नहीं निकलेंगे। उसने साबित किया कि आप जो मर्जी कर लें, मेरे कारकुन निकलेंगे। गर्मी हो, सर्दी हो, शिद्दत की गर्मी हो, तेज तरीन गर्मी हो, सख्त तरीन धूप हो, मेरे कारकुन निकलेंगे। उसने अपने कारकुनों को इकट्ठा किया, जलसा किया। जलसे में उसने फिर अपना वही मुद्दा बयान किया। मुद्दा बयान करने के बाद कहा कि मैं जल्द
हम निकलेंगे, जल्द निकलेंगे। मैं आपको बता दूं, खान अब हुकूमत को थकाने का फैसला कर चुका है। या सर, कप्तान हुकूमत को थकाने का फैसला कर चुका है। कप्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली बना ली है। कप्तान अगले 10 से 15 दिन में एक बड़ा सरप्राइज देगा। ये मेरी बात नोट कर लें, कप्तान अगले 10 से 15 दिन में बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। उस वक्त सरप्राइज देगा जब हुकूमत सोच नहीं सकती कि क्या होने जा रहा है। यानी आप ये समझ रहे हैं कि कप्तान ने टुक टुक शुरू कर दी है। अब वो कप्तान इंतजार कर रहा है कि ये हार थक के गुस्से में आके कोई ऐसी बॉल कराएं कि बाउंड्री के बाहर। बॉल तो हो रही है भाई, बॉल तो हो रही है, बॉल तो हो रही है, बॉल के आगे टुक टुक ही चल रहा है ना। देखें, बॉल हो रही है, कह रहे हैं कि गुस्से में आके उसने अब वो विकेट पकड़ ली है जिस विकेट पे ये हुकूमत तेज तरीन बॉलर को मिलाती है, वो थक के हार जाएगा। कप्तान पहला मैच हारा नहीं, पहला मैच भी वो जीता है। पहले मैच में भी उसने अपनी हिकमत अमली ठीक रखी है। जीता क्यों है? वो पाकिस्तान के लिए जीता है, उसने पाकिस्तान को बचा लिया। ये जो लोग बहुत बातें कर रहे हैं ना कि खान पाकिस्तान या पाकिस्तान, देखें एक बात ध्यान रखिए, मैं बरमला कहता हूँ, मेरा तन मन धन इस पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए, आपका हर शख्स का। हम अपने इदारों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की सियासत में हम मुफाद परस्तों के ख़िलाफ़ थे, रहेंगे। उन लोगों के खिलाफ जो मेरे मुल्क को लूटते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, इस पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ है, जो सूबाई असबियत फैलाते हैं, जो गैर मुल्की एजेंडे पे काम करते हैं, जो गैर मुल्की एजेंडे के साथ चलते हैं। हम उनके ख़िलाफ़ हैं, हर मुहिब वतन सहाफ़ी, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी। या सर, खान बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है। कप्तान एक बड़ा सरप्राइज़ देगा और बड़ा सरप्राइज़ 8 से 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर होगा। सरप्राइज मेरे पास जो इतला वो ये है कि जितने KPK में जलसे किए हैं, इससे 3 गुना ज़्यादा जलसे पंजाब में होंगे। वो जलसे 2 चीज़ों से होंगे। एक, पंजाब के अंदर 20 हलकों की इलेक्शन कैंपेन होगी। या सर, एक, पंजाब के अंदर दोबारा लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। और उसके बाद ये जो तासर है ना कि पंजाब के लोग जो हैं वो अब नहीं निकलेंगे या दूसरे शहरों से लोग नहीं निकलेंगे, इस सारी चीज़ों को कप्तान जो है वो बिल्कुल फेल कर देगा कि नहीं, ये देखो नहीं करें। और तीसरा, हो सकता है कि जिस दिन वो ऐलान करे कि आज आपने इस तारीख को पहुंचना है, और अगर उस तारीख से पहले ही लोग वहां पहुंच गए हों और हिकमत अमली के तहत जितने वो लोग चाहते हैं उससे ज़्यादा लोग वहां पहुंच चुके हों, और उसके बाद लोग अपने इलाकों से निकल के इतने करीब आ गए हों कि जो हुकूमत को संभलने का वक्त भी ना मिले, हुकूमत को खड़े होने का, स्टैंड होने का वक्त भी ना मिले। और ये भी हो सकता है कि बहुत से मामला ऐसे सामने उस वक्त तक आ जाएं कि अवामी नफरत में इजाफा हो जाए। बट देखें, सुनने में तो ये आ रहा है कि पेट्रोल जो 60 रुपये भरा है, या सर, इसकी अभी बूस्टर डोज भी लगनी है। जी जी जी। और जो इसकी बूस्टर डोज है वो बड़ी जालम होगी। सुना है उसमें बुहार भी चलेगा, सुना उसमें अवामी रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आएगा। और अभी बिजली की बूस्टर डोज लगनी है, गैस की बूस्टर डोज आ गई। अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी तो आपके बजट में चीखें निकलनी है। अभी तो आप आज जिस तरह आप देखें ना, ये वही ब्यूरोक्रेसी है जिसके मतलब जब खान कहता था तो लोग मजाक उड़ाते थे। आज आपने उस्मा बुहारी साहब की गुफ्तगू सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमें पागल बनाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है 2 घंटे लोड शेडिंग होती है, तो मियाँ साहब कहते नहीं 8 घंटे होती है। चले भाई, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, सब कुछ आपको पता है। राणा साहब कैसे खत्म होगी? चले, मैं कह रहा हूं, मान ले लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, आम आदमी के घर में चूल्हा किस तरह जलेगा, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, यही बातें मान लेते हैं। नहीं होगा ना, नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ना पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ना बिजली सस्ती हो रही है, ना आपकी कुछ चीजें सस्ती होंगी। अवाम ये फैसला कर लें कि 3 वक्त की रोटी से आप 2 वक्त की रोटी पे आए, अब 2 वक्त की रोटी से आप 1 वक्त की रोटी पे आएंगे। या सर, ये मैं बड़ी क्लियर आपको बता दूं। राणा साहब, मेरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिल पे पत्थर रख के ये सारे फैसले किए। कौन सा फैसले दिल पे पत्थर? ये जो कीमतें बढ़ाई हैं, साहब पत्थर तो सबने रखा है ना। अब उन्होंने दिल पे पत्थर रखा है, अवाम पेट पे पत्थर रख लें, अब हिसाब बराबर। ये बात है, अवाम को खा दिया, रख क्या लें, रख क्या लें? अवाम ने पत्थर रख लिए पेट पे, पत्थर बांध लिए पेट पे। जरा मुझे कुछ दिन गुजरने तो दें, आपको नजर आएगा। मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई, पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई हम तो अब ये सोच रहे हैं कि हम फैसला करें कि हमने जीना है या मरना है। मैंने कहा यार, आप क्यों इतने दिन बर्दाश्त आओगे? उसने कहा जनाब, मेरी ये तनख्वाह है, पहले मैं इलाज करा लेता था, कार्ड था मेरे पास बच्चों का, हॉस्पिटल में ले जाते थे,
अब अस्पतालों में क्या हाल है, अब सब्जी कितनी महंगी है, दाल कितनी महंगी है। अगर आपको कहें तो मैं रेट लिस्ट निकाल के दिखाऊं 50 दिन में कितना फर्क पड़ा है। 50 दिन में पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना फर्क नहीं पड़ा जितना फर्क पड़ गया। आप राना साहब बहुत लंबी बात करते हैं, बहुत लंबी बात करते हैं। 50 दिन राना साहब बहुत दूर की बात है। जिस दिन पेट्रोल बढ़ा है ना, 12 बजे पेट्रोल बढ़ना था, 12 बजे से पहले आप फल लेने गए हैं ना, तो फल वाला ये कहता है कि जी कीमत बढ़ गई है। उसे पूछा क्यों बढ़ गई है, वो कहता है जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। उसे बताया कि पेट्रोल की कीमत तो 12 बजे बढ़ेगी, अभी से कैसे बढ़ गई। कहता अभी ट्रक आया, वो महंगा पेट्रोल डलवा के है। उससे ये पूछा कि 12 बजे से पहले कैसे बढ़वा ली, वो फिर ये बात कर रहा है, कहता पेट्रोल बढ़ गया जी, ये नहीं होना। मैं कह रहा हूँ कि यही बात मैं कह रहा हूँ। जरा तो 50 दिन तो बहुत बड़ा अरसा हो गया, इधर तो 7 दिनों में 60 रुपए साहब क्यों इतना रहम खा लेते हैं, अवाम की क्यों नहीं बात सुनते ज्यादा। इनको चाहिए था, मैं तो कह रहा था एक प्रोग्राम ये करे जो इनके 3 साल में बयानात थे। सर हमारे लोग भी डरते हैं ना सर, डरते हैं सर, बाहर जाए ना। जिस तरह खान साहब ये जलसों में बात कर देते हैं, अब वो उस वक्त तो माइक लेके आप चले जाते थे, अब आप जाते नहीं। अब जाए उल्टा वो अवाम जो खान साहब की भड़काई हुई है वो इन पे भी भड़क जाती है। और भाई बात बड़ी बड़ी सिंपल सी है, हमने सच बोलने से बात नहीं आना, हमने सच दिखाने से बात नहीं आना। कोई बरकता रहे, कोई पर्चे काटता रहे, ये सारा कुछ होता रहता है। ये डरना नहीं चाहिए। सहाफ़त जो है ना एक मिशन है, सहाफ़त एक सच का नाम है और हम सच सामने लाएंगे। या सर मैं आपको बता रहा हूँ, ख़बर देते हैं ना लोग, हमारा प्रोग्राम देखते हैं कि ख़बर हमें चाहिए। महंगाई का नुकसान हुकूमत को, फ़ायदा कप्तान को हो रहा है। कप्तान सरप्राइज़ देने जा रहा है, मैंने आपको दिन बता दिए हैं। कप्तान थकाने जा रहा है हुकूमत को, हुकूमत थक जाए। हुकूमत इतनी थक जाए कि हुकूमत रोज़ाना कंटेनर पकड़ क्या करेगी। हर रोज़ ये होगा कि आज कंटेनर फिर पकड़ लें, कल फिर पकड़ लें, परसों फिर पकड़ लें, चौथ फिर पकड़ लें कंटेनर। वो डेट के अनाउंस ही उस वक्त करेगा जब वो अपने तमाम इंतजामात पूरे कर लेगा, जब उसे नज़र आएगा कि अब मैं तो हूँ, मेरी पार्टी भी है, पाकिस्तानी कौम भी है। अब वो लोग भी बाहर निकलने के लिए तैयार हैं जिन लोगों पर ये बम गिराया गया है महंगाई का, जिन लोगों से नवाला छीना गया है, जिन लोगों से खुराक मद्यात छीन ली गई। मुझे बताएं, ये कहते थे अद्वियात महंगी हो गई, कमीशन खा ली, पकड़ा किसी को? राना साहब वो छोड़े, पकड़ा किसी को? छोड़े, वो जो मजीद महंगी हो गई है। अभी कल मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है कि जो टीचिंग अस्पताल है वहां पे अद्वियात मुफ्त फराम की जाएंगी और डिजिटलाइज करेंगे इस सिस्टम को। कल अभी फैसला हुआ है। आज चिल्ड्रन अस्पताल के 3rd फ्लोर पे आग लगी है जहां पे करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात पड़ी थी, सारी जल गई। अच्छा यार मुझे एक बात तो बताओ यासर, सारा कुछ इस दौरे, इनके दौरे हुकूमत में आग क्यों लगती है? सरकारी दफातरों को, सरकारी गर्मियों में शायद बरसरी इक़्तिदार आते हैं, जैसे जंगलों में लग जाती है, शायद इधर समझ नहीं आती इनके दौरे हुकूमत में क्यों लगती है। या सर एक तो आपको बता दूं कि कप्तान 8 से 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन लगा लें, इसमें एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। और ये बड़ा सरप्राइज़ आवाम की तवक्कुआत से बढ़ के होगा। लॉन्ग मार्च मैंने पहले भी कहा था होगा, लॉन्ग मार्च होगा। आज शेख जी साहब कहते हैं हम सोचते रहे कि 29, 28, 30 को लॉन्ग मार्च होगा, फाइनल ये हुआ था, खान ने 25 को कर दिया। तो इसी तरह होगा, डेट वो होगी जिस पे कोई सोच नहीं सकता। खान अब खुद ग्रॉस रूट पे लोगों से रब्ते कर रहे हैं, वो खुद एक एक शख्स से मिल रहा है। पंजाब में उन्होंने एक नई तंजीम साजी कर दी है, इसलिए नई तंजीम साजी कर दिया यासर। चले मैं आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूँ। पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, तहरीक इंसाफ को तकसीम करने के लिए, तहरीक इंसाफ से बड़े कुछ काफ़ी नामों को ख़त्म करने के लिए, नया ग्रुप बनाने के लिए काम शुरू हो चुका था। उस काम में बहुत से लोग एक्टिव हो चुके थे। खान को इस बात का पता चल गया। खान साहब ने, इमरान खान ने इस चीज़ पे बाकायदा काम शुरू कर दिया और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब जिसने छोड़ के जाना है या जो उसे छुड़वाना चाह रहे हैं या जो ग्रुप बनवाना चाह रहे हैं या जो सारा कुछ करना चाह रहे हैं, उनसे पहले मैं अपनी तंजीम को मजबूत कर लूँ ताकि आइंदा जिस वक़्त मैं कॉल दूँ तो उस वक़्त जो मुझे छोड़ चुका वो छोड़ चुका होगा। उस कॉल के बाद जो रिजल्ट आएगा वो छोड़ने वाला पछताएगा, छुड़वाने वाला भी पछताएगा। ये दोनों चीज़ें हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, एक लाहौर से MNA को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक उस MNA के अजीज़ को तैयार किया जा रहा है, कुछ जनूबी पंजाब से लोगों को तैयार किया जा रहा है कि आप तैयार हों और आप कहें कि हम इमरान खान के बयानिए से इत्फाक नहीं करते। ये वही लोग हैं जो माजी में किसी चले वो कौन है, मैं कह रहा हूँ कि बयानिए से इत्फाक नहीं करते। PTI के टिकट से वो जीते लोग हैं, PTI के वो लोग हैं और उनको अलहदा करवाया जाएगा। एक ये थ्योरी चल रही है कि खान को तोड़ने के लिए इस पर काम किया जाए।
खान को थकाने के लिए इस पर काम किया जाए, राना साहब खान की हिम्मत को ख़त्म करने के लिए किया जाए। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि कप्तान इन तमाम चीज़ों के बावजूद इसलिए नहीं थक रहा कि वो ये सारी चीज़ें देख चुका है, उसके नोटिस में है, इसलिए वो अपने फैसले को अपने तक रख रहा है और अचानक वो इस वक्त सरप्राइज देगा जब कोई सोच भी नहीं सकता। राना साहब, ये कितना ही आसान काम होता है मौजूदा सियासत के अंदर कि आप किसी बयानिए की नफ़ी करवाएं कुछ लोगों से, वो बयानिया की नफ़ी करते हुए दूसरी पार्टी में चले जाएं, बरसरे इक़्तिदार वो जब हों तो तब वो उनके साथ हों, जब वो छोड़ दें इक़्तिदार को तो तब वो दूसरे के साथ हों। ये बयानिए में तब्दीली, 1-2 महीना बयानिए में तब्दीली ला के आप अपनी सियासी साख को मजरू नहीं करते? बिल्कुल करते हैं या सर। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को अब ये फैसला कर लेना चाहिए, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, मैं किसी एक ही नहीं कहता। यही हुआ है माजी में, नून लीग को छोड़ के तहरीक इंसाफ में आ गए, तहरीक इंसाफ को छोड़ के नून लीग में चले गए, पीपल्स पार्टी को छोड़कर एक अलग ग्रुप बना लिया, फलाह को छोड़ के फलाह पे चला गया, MKM को छोड़ के मुस्तफ़ा कमाल के साथ चले गए, मुस्तफ़ा कमाल को छोड़ के दोबारा MKM में चले गए। ये इस तरह होता है। हम क्यों करते? सियासी जमातें ऐसे लोगों को क्यों अपनाती हैं? सियासी जमातें ऐसे लोगों का बाइकआउट क्यों नहीं करती? अवाम ऐसे लोगों का बाइकआउट क्यों नहीं करते? अवाम अपनी सफ़ों से ऐसे लोगों को क्यों नहीं निकालते कि जो अगर अपनी सियासी जमातों के साथ वफा नहीं कर सकते, जो जिनके वोटों से जीत के आते हैं उनको एतमाद में नहीं लेते, उनके साथ वफा नहीं कर सकते, तो इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ क्या वफा करेंगे? नहीं ना कर सकते। फिर ऐसे लोगों से पाक करके ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो जिस मुल्क के साथ मुखलस हो, जो अपनी जमातों के साथ मुखलस हो, जो अवाम के साथ मुखलस हो। हाँ, आप अपनी जमात के अंदर रह के उसका एहतसाब करें ताकि पता चले कि आपने एहतसाब किया है। और अगर आप छोड़ते हैं तो भी छोड़ के जाएं, जाके दोबारा इलेक्शन लड़े, राजा रियाज की तरह जाके अपोजिशन लीडर ना बन जाए, निकले, छोड़ें जमात छोड़ के इलेक्शन लड़े। इसी तरह जो नून लीग के तहरीक इंसाफ में हैं उनको भी यही चाहिए था, छोड़ते, पार्टी से इख्तिलाफ था, रिजाइन देते, इलेक्शन लड़ते। क्यों नहीं लड़ता उन्होंने? क्यों मजे लेते रहते हैं? हमारे यहाँ हर तबके के अंदर वैसे ऐसा होता है, हर तबके के अंदर, मैं कह रहा हर जमात में ऐसा है। क्यों करते हैं? हमारी बरादरी के अंदर भी तो होता है ना। आज मुलाकातें करते हैं, आज मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पेरोल पे आ जाऊं, आज मैं उनके गुण गाता रहूं, जब ये चले जाए तो फिर PTI के पेरोल पे आ जाऊं। यहाँ पे बात ये है कि अवाम भी मिन्नो उनकी बातें मानना शुरू कर देते हैं, अवाम भी अंधी तकलीद शुरू कर देते हैं। मैंने तो आपको बताया कि नया ग्रुप बनने जा रहा है। मैं आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूं, मुसद्दका इतला दे रहा हूं, मुसद्दका इतला दे रहा हूं। आपको अगले चंद दिनों में ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी, और ये जो चीज़ें नज़र आएंगी इस पर बाकायदा काम हो चुका है, शुरू हो चुका है। और जिन लोगों ने इस पे काम शुरू किया है वो बड़े मुतहरक हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का विंग एक मुतहरक हो चुके, इस पे काम कर रहा है। पीपल्स पार्टी का कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं, बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं, और इस काम का रिजल्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इस बात का अगर मुझे इल्म है तो उस बात का उस पार्टी को भी इल्म है जिनके लोग जा रहे हैं। इसलिए ये अब मामला क्या होगा? अब मामला यह है कि किसी को थका दें, किसी को इतना मजबूर कर दें कि वो तहरीक ना चला सके। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बड़ा सरप्राइज आ रहा है। चले, ये PTI का आप सरप्राइज कह रहे हैं। आपने एक मुतालिबा किया था कि हुक्मरानों को ये चाहिए कि अपनी जो सहूलियात हैं वो ख़त्म करें, वज़रा की सहूलियात ख़त्म करें, MNS की ख़त्म करें, कर दी उन्होंने। कितना भला हो जाएगा अवाम का? और भाई कितने लोग हैं? ये मुझे एक बात तो बता दें सर। वही बात कर रहा हूँ ना, पेट्रोल खत्म किया है ना किसी का, वो उधर किया गया 40% कम। सिंध के अंदर खैबर पख्तूनख्वा ने 35% का फैसला किया। पंजाब में ये कहा है कि जी अगर आपने डलवाना है तो अपना डलवाएं, कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखें, एक तो हम अप्रिशिएट करते हैं। कल मैं मियाँ साहब के वो बयान के बाद इंतजार कर रहा हूँ अब तक की खबर का। उन्होंने कहा था कि जितने शरफा हैं इस मुल्क के अंदर, जितने रईस हैं, सरमायाकार हैं, वो मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए कुछ मुआवनत करें तो इब्तदा मेरी ज़ात से होगी। वो मैं उनकी ज़ात का फैसला इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब तक। देखें, होना क्या चाहिए। कोई एक MP MN ऐसा है तो 8 करोड़ 20 करोड़ रुपये लगा के इलेक्शन में ना आया है कोई? मुझे तो कुछ ठेकेदार कहते हैं कुछ ठेकेदार कहते हैं जी हम तो 10% भी देते हैं, 10% भी देते हैं। हर भाई अब आने चाहिए ब्यूरोक्रेसी की बारी। ब्यूरोक्रेसी की बारी। अब ये पेट्रोल करे 50% ब्यूरोक्रेसी का भी। 8-10 करोड़ वाला रेट आप वैसे 10 साल पुराना बता रहे हैं। चलें, अब तो 20 करोड़ लगा लें। अब ब्यूरोक्रेसी की भी करें ना, जिसकी तादाद ज्यादा है, 2 लाख से जायद या 1 लाख से जायद जिनकी तनख्वाह है, उनका पेट्रोल जरा खत्म करे। नहीं कहें कोई बात नहीं यार, 1-2 माह आप पल्ले से डलवा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज़रा वो भी गाड़ियाँ चेक करें जो बेगमात के साथ शॉपिंग के लिए जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी की, बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाती हैं। मरी के मार रोड पे देख लें, ज़रा कागान नारान पे देख लें, कितनी सरकारी गाड़ियाँ जा रही हैं, उनका पेट्रोल कहाँ से जा रहा है। आपको पता है सिंध में एक दफ़ा पकड़ा गया था, एक जो पेट्रोल की पकड़ी गई थी, याद है करप्शन? याद है ना आपको? जी, कितना बड़ा था।
पंजाब में पकड़ा गया था, कितना बड़ा था भाई, ज़रा इस पे भी करें। उसके बाद ज़रा तमाम अरकान असम्बली से, तमाम ब्यूरोक्रेट से, इनके बाप के पास सारे चीज़ें मौजूद हैं, ले यार इनसे पैसे, गरीब आपसे क्या लेते हैं। ब्रेक से पहले एक सवाल, ये जो गैर मकबूल फैसले हैं, इसका आने वाले इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम पे क्या नुकसान होगा PMLN को? देखें, एक तो ज़हन में रखिएगा, PMLN जो है वो बड़ी अच्छी गेम खेल रही है, मुझे हमें इस पर दाद देनी होगी। अच्छा, आपको लगता है अच्छी गेम? नहीं, वो गेम अच्छी है, टिकटों के हवाले से क्या गेम खेल रही है। अच्छा, वो गेम ये खेल रहे हैं, उन्होंने कहा जितने मुनहरफ अरकान थे यही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। अगर वो हार जाएंगे, वो कहेंगे जनाब हमने अपना वादा पूरा किया, अब इनकी अपना साथी वोट बैंक कोई नहीं है, हमारा नून लीग का जो वोट बैंक था वो हमने इनको दिया है। अगर कुछ किसी जगह कोई नाराज़ है तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम उनका क्या करें। हमें देखें, मुनहरफ अरकान जो पंजाब असम्बली के हैं, इनका इलेक्शन होना है, अभी कौमी असम्बली का तो नहीं हो रहा ना, वो जब वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा। तो जो पंजाब के हैं 20 है, लाहौर के 4 हल्के हैं। या सर, लाहौर के 4 हल्कों में दंगल होगा, दंगल। और मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर बड़ा खौफनाक मुकाबला होगा। शेहूपुरे का एक है जिसमें PTI के 3 उम्मीदवार जो है उनको फाइनल किया गया है। 3 में से एक दूंगा, एक असलम बलोच को, एक वो PTI के जो वहाँ पे है उज़ैर साहब, उनको किया गया है, एक खुरम शदाद एडवोकेट है। ये 3 लोग हैं जिनको वहाँ पे PTI शेहूपुरा का सदर, असलम बलोच और खुरम शदाद एडवोकेट जो हाई बार के सदर हैं। पहले नंबर पे जो है मेरी इत्तला के मुताबिक असलम है, बलोच है, दूसरे नंबर पे सदर है, तीसरे नंबर पे वो है। इन तीनों ने ये फैसला किया है कि जिसको भी टिकट मिलेगा वो उसकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन वहाँ पे नून लीग जो है वो आपस में तकसीम है, लाहौर में नून लीग तकसीम है। मैं अभी देख रहा था जनूबी पंजाब से एक बयान एक बड़े ख़ानदान का, उन्होंने कहा जी अगर हम पे अब भी वफादारी का सिलाना मिला और पुराने तरीके इंसाफ से आए हुए लोगों को आपने टिकट दी तो हम मुखालफत करेंगे। देखें, नून लीग का उम्मीदवार जीत गया तो नून लीग के ये हमारी जीत है, ये हमारे शेर के निशान की वजह से जीता है। अगर हार गया वो कहेंगे जनाब मुनहरफ से इनके पास वोट बैंक कोई नहीं था, क्योंकि इसलिए हारने के चांस इसलिए ज्यादा है कि लोग कहते हैं, लोगों मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं जी 4 साल से शेर भूखा था इसलिए इतनी महंगाई होगी वो सब कुछ खा गया। हालांकि हम ये फिक्रा नहीं कहते, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये वैसे चल रहा है। तो ये चीजें जो है यासर, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करते हैं। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे एक तरफ हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत की हिकमत अमली है कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देखते हुए हमने जो फैसले किए हैं ये मुश्किल फ़ैसले हैं, लेकिन ये PTI के IMF के साथ हुई डील के नतीजे में किए गए फ़ैसले हैं। तो ये मुश्किल फ़ैसलों से ही मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन हो सकता है। इनकी गलतियों और कोताहियों पर पर्दा इसी तरीके से ही डाला जा सकता है और बेहतरी इसी तरीके से आ सकती है। PTI ये कहती है कि हमने IMF के दबाव को नहीं माना था, हमने अमेरिका के दबाव को नहीं माना था और हमने अपनी आवाम को रिलीफ दिया था और उसी रिलीफ को लेकर भी हम आगे बढ़ सकते थे जिस तरीके से हम बढ़ रहे थे। तो ये दोनों तरफ से जो बयानात हैं, इस बयानात पे पिसती जो आवाम है, दोनों तरफ की जो हिकमत अमली है, हिकमत अमली किसकी ठीक थी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान नियाजी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान बंदुखेल साहब ने। मैं दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। कादिर बंदुखेल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। मौजूदा सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि बिजली की कीमत भी बढ़ गई, डॉलर भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा है, फी MMBTU गैस भी महंगी हो रही है। तो इस सारी सूरत हाल में वो कौन सा नुस्खा कीमिया है जो बेहतरी की तरफ गामजन कर सकेगा और आपको अगले इलेक्शन में अवामी हिमायत भी मिल जाएगी? देखिए, यकीनन आपकी बात महंगाई और पेट्रोल की कीमतों की तरफ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप मुझे एक बात बता दें कि कोई हुकूमत अगर आती है, चाहे PTI की हो, चाहे हमारी हो, चाहे किसी भी जमात से हो, वो आते के साथ जो है ना वो पेट्रोल 60 रुपये बढ़ाएगी क्या, 30 रुपये एक मरतबा, 30 रुपये दूसरी, ये जानते हुए भी कि आवाम को गुस्सा होगा, ये जानते हुए भी कि 4 साल में जो महंगाई थी उससे मजीद बढ़ेगी, ये जानते हुए भी कि अगला इलेक्शन आने वाला, ये सब कुछ के बावजूद अगर एक हुकूमत जो ना इस बात पर मजबूर हो जाती है कि वो पेट्रोल और ये सब कुछ महंगा करे, तो उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि PTI की हुकूमत ने IMF के साथ, हम आपके और दूसरे चैनल पे हमेशा ये कहते थे, जहाँ सऊदी अरब से उन्होंने $3 अरब जो है ना वो 4% सूद पे लिया था और उसके साथ मुआहिदा किया था कि 72 घंटे के अंदर वो मुआहिदा खत्म हो सकता है।
IMF के किस शार्ट हो तो मुआहदा ख़त्म हो सकता है। वर्ल्ड बैंक के साथ, दूसरे किसी भी अदारे के साथ अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं तो ये मुआहदा ख़त्म होगा और 72 घंटे के अंदर ही पैसे वापस देने पड़ेंगे। ये तो सऊदी अरब के साथ मुआहदा। दूसरा IMF के साथ कि हम हमेशा आपके और दूसरे चैनल में कहते थे कि हर महीने उन्होंने 4 रुपये पेट्रोल बढ़ाना ही बढ़ाना है, और फिर अचानक ये वह जहाँ लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जहाँ हम कराची से रवाना हो गए, और वही वगैरह जो समरी बेचते थे और हुकूमत इसके ऊपर अमल करती थी। समरी उन्होंने 8 रुपये का भेजा और हुकूमत ने उस 8 को भी ख़त्म कर दिए और 10 रुपये भी मजीद जो है कम कर दिया। यकीनन IMF के उस मुआहदे की जो है ना वो नफी कर दी है। और साथ साथ अगर आपको याद होगा PTI की हुकूमत ने ये दावा किया था कि चूंकि हमारे जो टैक्स कलेक्शन है वो ज़्यादा हो गई है, उससे हम कर रहे हैं। अब जब हुकूमत ख़त्म हो गई, न तो वो टैक्स कलेक्शन कहीं नज़र आया, न ये बात नज़र आई है कि वो पैसे कौन से संदूक कौन से तिजोरी में पड़े, कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ एक कुएं में कूदने वाली बात, और हुकूमत आने वाली हुकूमत के लिए प्रॉब्लम नहीं करनी थी। और मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि अगर कादर साहब आपसे बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, आप बातें कर, आपके साथ मुतअद्दिद प्रोग्रामों में गुफ्तगू होती रही। आपने कराची से मार्च किया था, महंगाई मार्च, यही मार्च किया था ना जब आपने कराची से? बिल्कुल बिल्कुल किया था। अब महंगाई उससे कई गुना ज़्यादा हो गई। उसके बाद आप IMF के साथ तहरीक इंसाफ के मुआहदे की बात बार बार सारे लोग कर रहे हैं, तो फिर आप ही के वज़ीर ख़जाना या मशीर ख़जाना क्यों जाकर IMF को कहते हैं कि इसी प्रोग्राम को जो तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था, जो आपसे मुआहदा किया, इसको मज़ीद 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दें, जब वो था ही गलत, जब वो है ही ख़राब, जो तब था ही अवाम दुश्मन, तो उसको 1 साल के लिए मज़ीद क्यों आगे लेके जा रहे, उसको नया क्यों नहीं कर रहे थे, कोई रिलीफ अवाम को क्यों नहीं दिला रहे थे? आप मुझे दिल पे हाथ रख के बता दे कि जहां उनने रूस का दौरा किया था, यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान भी, और मैंने उस वक्त भी मुख्तलिफ चैनल में उसकी मुखालफत की, आज मेरे चेयरमैन वजीर खारजा उसकी हिमायत कर रहा है, इस वजह से कि क्योंकि वो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, कठपुतली थे, सेलेक्टेड थे, जो भी थे तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म तो बिलावल भुट्टो साहब ने उस दौरे की हिमायत की। आप मुझे बताओ कि जब आपका साबका हुकूमत किसी आलमी अदारे के साथ मुआहदा करता है, जहां साबिक गवर्नर पंजाब उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान गिरवी रखा, तो मतलब गवर्नर थे, रिजाइन नहीं किया था, उन्होंने ये दावा किया था। तो आप मुझे बताओ, जब आप आलमी अदारों के साथ मुआहदे करते हो, आने वाले हुकूमत तो इनकार कर सकती है। आने वाली हुकूमत अगर इनकार करेगी तो हाल तो वही होगा जो इमरान अजीज साहब खुद फरमा रहे, श्रीलंका जैसे होगा, क्योंकि उसको पता था कि उन्होंने हर चीज जो है ना वो कुएं में फेंक डाला था, और वो पिच उखाड़ के हर चीज के नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। आप मुझे बताओ, जब आलमी अदारे की आप वायलेशन करेंगे, आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, आप मुआहदा करेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ये मुआहदे पे पड़ेगा। आपकी तरफ वापस आता हूँ, पिछली हुकूमतों के मुआहदे और मौजूदा हुकूमत के मुआहदे, उस पर मैं मजीद भी बात करूँ। टेक जरा ले लूँ अमजद खान नियाजी साहब की। अमजद अली खान नियाजी साहब, आपके चेयरमैन भी मुख्तलिफ जलसों के अंदर यही बात करते हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे सकते थे और हम दे भी रहे थे। मौजूदा हुकूमत ये कहती है एग्रीमेंट आपने किए, शराइत आपने तय की, आपने अवाम पे बोझ डालने की बातें की, भुगत हम रहे हैं, आप खामोशी से उसे एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर उनकी इस दलील को रद्द किस तरीके से करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम एंजॉय करें। हम इस वक्त लोगों को जिस तकलीफ में देख रहे हैं, हमारा दिल और आंखें जो है ना वो खून के आंसू रो रही हैं। उसकी वजह यह है कि इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से आज अवाम मुश्किल में आई है। उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ, पहली तो है कि जैसे ही डॉलर ऊपर गया है, रुपया नीचे गया है, ये 25 रुपए 20 रुपए तो वो पड़ गया। और दूसरा, ऑयल रिफाइनरी जो है उन्होंने अपने जो मार्जिन था वो पर लीटर उन्होंने बढ़ा दिया। अब बात सुने कि ये अगर दो चीजें मिला के देखें तो आप देखें कि 60 रुपए जो बढ़ा है तो इसका इम्पैक्ट किस पे आए? लोगों पे आए। अगर यही तो हम कह रहे हैं कि जो कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने से अवाम ने भुगतना है और भुगत भी रही है, क्योंकि IMF के आगे हम तो देखें स्टैंड लेके खड़े थे और ये लेट गए हैं। हम देखें अगर ये गवर्नमेंट चेंज ना होती, हमारी रजीम चेंज ना होती, इमरान खान साहब हटते नहीं, तो देखिए हम इस गवर्नमेंट को चला रहे थे और हमें मालूम था कि हम किस तरीके के साथ चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
जब हमें गवर्नमेंट मिली थी तो इस मुल्क के अंदर रिजर्व मुबादला कितना बड़ा था, तो उसको हम लेके रिकवरी के फेज में गए और अल्हम्दुलिल्लाह हर सेक्टर के अंदर हम ग्रोथ दे रहे थे। दुनिया मान रही थी कि ब्लूमबर्ग था, उसके अलावा जो है इकोनॉमिस्ट था, मूडीज थी। अब देखिए मूडीज ने हमारी जो स्टेबल इकोनॉमी को माइनस में डाल दिया, ये हम लेके गए, ये लेके गए। देखिए इनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ NRO2 पे है, इनकी सिर्फ और सिर्फ FIA के अंदर। अच्छा अमजद खान साहब ये इसका जवाब तो देंगे, कादर साहब का जवाब आप देंगे। ये तो बता दें, आज खान साहब ने ऐलान करना था अपने इस्लामाबाद लड़ने का, इस्लामाबाद मार्च का, ऐलान क्यों नहीं किया? साथ इंतजार करते रहे। हाँ, उसकी वजह ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि खान साहब ने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जो अब हम एप्लीकेशन देंगे उसके जो भी उनका डिसीजन है उसको लेके चलूंगा, फिर हम अपनी पार्टी को बैठ के उसके मुताबिक हम आइंदा का लाएमल बनाएंगे। और इसी वजह से हम कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहते, ऐसा लाएमल नहीं देना चाहते जिससे हमारे इस लॉन्ग मार्च को नुकसान हो। हम एक देखिए पहले भी हमारे साथ या पाकिस्तान की अवाम के साथ जो कुछ हुआ, शेलिंग हुई, मार खाई, बदतरीन तशद्दुद हुआ, और हम उसको फेस करने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। हम इसलिए ऐसी प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं जहां पे हम लोगों को ताकत भी देंगे इंशाल्लाह, और हम इदारों को भी ये कह रहे हैं कि क्या ये हमारा राइट है, क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है, क्या हमारा प्रोटेस्ट पाकिस्तान के लिए नहीं है। अगर ये 3 चीजों का हमें जवाब दे दिया जाए, मेरे ख्याल में कोई भी इदारा जो है वो ये मानने को, मैं समझता हूँ कि उनको मानना चाहिए कि हम हक पे हैं, सच पे हैं, और हमारा ये बुनियादी राइट है। और ये जब मार्च करके आए थे हमने तो नहीं रोका था। आज क्या वजह है कि ये हमें रोक रहे हैं, और जिस तरीके के साथ धमकियां दी जा रही हैं ये कतअन काबिल कबूल नहीं है, नाकाबिल कबूल है जिस तरह धमकियां दी जा रही हैं। कादिर खान मंदुखेल साहब, आप इसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन वो जो आप मुआहिदों की बात कर रहे हैं, जब IMF के पास भी आप गए पिछली हुकूमत के मुआहिदों की तौसीक के लिए, तो रशिया को भी एक दरख्वास्त PTI हुकूमत ने लिखी थी तेल के हवाले से। आप ये मौक़िफ़ अपनाते हैं? दरख्वास्त उन्होंने दी थी, उसका कोई जवाब नहीं आया, तो हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ा सके। जब हुकूमत ही तब्दील हो गई तो वो जवाब किसको देते? पुराने लोग जिन्होंने दरख्वास्त दी थी वो तो चले गए, तो आपने फिर उसे परसू क्यों नहीं किया? देखिए, दरख्वास्त PTI की हुकूमत दे या उसकी पिछली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, अगले मुल्क ने जवाब देना है रियासत पाकिस्तान को। उस दरख्वास्त के ऊपर ये नहीं लिखा हो जाए कि इमरान नियाजी वज़ीर आज़म है या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है या कोई भी है, वो हुकूमत पाकिस्तान को जवाब देते। हम तो माहदे को, उन चीज़ों को ढूंढ रहे कि आप बताओ। और अभी भी मैं आपके तौर से अमजद नियाजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप मुझे बता दो किससे मुआहदा हुआ, कल क्या हुआ। कल मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, मैं वजारत से बात करूँगा। ना उनका कोई मुआहदा है, ये इसी तरह खाली बोली जो स्टेज के ऊपर ये जो ऐलानात करते, इस तरह ये मुआहदे भी है नहीं तो। और इसके बाद अगर कोई मुआहदा है तो ये कल आके बैठे। और PSO की जो बिडिंग होती है, जो नीलामी होती है, जो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हर 15 दिन में, मैं अमजद नियाजी साहब कहता हूँ, उस कंपनी का नाम बता दें और उसको बता दें कि उस बिडिंग में हिस्सा ले लें। जिन्हें साहब आपने कोई भेजी एप्लीकेशन, कोई मुआहदा हुआ या मुआहदा होने जा रहा था? मंदुखेल साहब की आपने बात सुनी? राना साहब, आपको इल्म है कि इसके ऊपर हमाद अजहर ने बाकायदा अपना डॉक्यूमेंट शेयर किया था। और जब जनाब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, जब रशिया गए थे, रशियन प्रेसिडेंट के साथ 1-on-1 में डेलीगेशन के साथ बहुत सारी चीजें उनके साथ तय हुई थी। और ये खुद मान रहे हैं, इनका इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का वजीर खारजा ने खुद माना है कि इमरान खान ने जो दौरा किया था वो पाकिस्तान के मफाद में किया था। और ये खुद अंडर द टेबल जो है वो इन्होंने वही अब हमारी जो दी हुई डायरेक्शन थी वजारत खारजा के, उन पे ये क्यों फिर काम कर रहे हैं? बात यह कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त जब थे तो कोई पकौड़े तो नहीं खाने गए थे कि जी आप प्यूटन साहब बहुत अच्छे, आपकी चाय बहुत अच्छी है। देखिए, हमेशा जब एक प्राइम मिनिस्टर जाता है, हेड ऑफ स्टेट जाता है और मिलता है, तो लाजमी बात है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बातें होती है। और इस पे अमेरिका ने क्यों अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, या उसने रजीम चेंज की बात की है कि आप रशिया के दौरे के ऊपर क्यों गए? उसकी बुनियादी वजह यही थी कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहता था। पाकिस्तान, तो आप ये कहते हैं कि जब हेड ऑफ स्टेट जाता है तो म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं जिसके ऊपर बात होती है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने तुर्की का दौरा किया है, तो आप म्यूचुअल इंटरेस्ट का नतीजा क्या देखते हैं फिर? आप उसमें देखिए, जो सुलेमान शहबाज साहब बैठते हैं,
क्या वो म्यूचुअल इंटरेस्ट था? जब सऊदीया के दौर आते हैं तो मफरूर जो है, जो अदालतों की, जिनके बारे में इनके बयान जो हैं शबाज के, आप देख लें कि क्या कहा था उन्होंने। कहा तो हमारा तो वास्ता ही नहीं है और मेरे बेटे और मेरे भतीजे जो है इंडिपेंडेंट है। अब उनका बारे में क्या कहेंगे कि क्या वो FIA को अभी मतलूब नहीं। कादर मंदोखेल साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए कि एक सरकारी दौरा है और उस सरकारी दौरे में कोई ऐसा शख्स चला जाए जो पाकिस्तान की अदालतों के इश्तिहारी हो, क्या उन्हें होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, लेकिन अपने बाप से तो मिल सकता है। वो आपको किसने बोला कि वो अपने सरकारी दौरे के मेहमान है? या अगर कोई ऐसा कोई सरकारी दौरे पे, सरकारी अखराजात पे, सरकारी पैसों पे वो किसी होटल, किसी जगह पे स्टे की है तो बिल्कुल आपका हक है बोलना, और मैं भी कहता हूँ गलत है। दूसरी बात जो अमजद न्याजी साहब जो सरमायाकारों से मुलाकात की मीटिंग में बैठना, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ सरमायाकारों की मीटिंग में अभी इनको अपना याद नहीं है कि यहाँ पे कराची के गवर्नर हाउस में इनके दंदान साज सदर पाकिस्तान जो बैठा हुआ है जबरदस्ती, इसने अपने बेटे की कंपनी के साथ खुद खड़े होकर दस्तखत किए गवर्नर ऑफ कराची को इस्तेमाल करते हुए। नंबर एक बात, ये मिसाल काफी इसके लिए। दूसरी बात जो अमजद न्याजी साहब फरमा रहे हैं, मैं उसकी अकल की दाद देता हूँ। ये कहते हैं इमरान न्याजी साहब ने 1-1 मुलाकात की, उसके तय किए। पहली बात तो ये 1-1 जो मुलाकात होती है तो उस पर कौन गवाह होगा, ये खुद ही बेहतर समझ। दूसरा ये कह रहे कि बिलावल भुट्टो ने इसकी हिमायत की, बिल्कुल उसकी सरकारी दौरे की हिमायत की है, और ये बिल्कुल उसने सही कहा कि पकौड़े खाने गए, वो पकौड़े खाने गया था। वरना ये बता देना कि कोई कागज, कोई मुआहदा, कुछ तो सबूत दे दे हमें, ये खाली पीली बातें क्यों करे, कुछ तो सबूत दे दे। दूसरी बात जो उन्होंने अपनी जो धरना था उसको सुप्रीम कोर्ट के पीछे चुप गए, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसको ये गालियां देते थे, ये वही सुप्रीम कोर्ट की जो 12 बजे के वो ताने देते थे, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। फिर जब शीरीनी मजारी साहिबा के लिए 12 बजे खुला तो उसको नहीं, आप ये कहते हैं कि रशिया के साथ अगर कोई मुआहदा हुआ है तो वो रिटन एग्रीमेंट इस हुकूमत को भी दे दिया जाए ताकि उसी को मद्देनजर रखते हुए फिर से दोबारा बात कर ली जाए, आवाम को भी सहूलियात दे दी जाए। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब और अमजद अली खान न्याजी साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, परवीन शाकिर साहिबा का शेर है, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही ये बात है अच्छी मेरे हर जाई की। गयासुद्दीन साहब के बाद जो अशरफ अंसारी साहब हैं, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, लीगी MPA हैं, नाराज़ थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते रहे, अब वापस से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। इन्होंने हमारे प्रोग्राम में एक बार गुफ्तगू की थी, बल्कि मुतअद्दिद बार गुफ्तगू की गई। वो एक गुफ्तगू आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। लीगी MPA तौफीक भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये पहले ज़रा अशरफ अंसारी साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर लें। जिस तरह से मरीम नवाज ने बयानिया लिया है, वो इदारों के खिलाफ बात कर रही है, पाकिस्तान की सालमियत के जो जामिन इदारे हैं उनके खिलाफ बातें कर रही हैं। तो अगर मरीम नवाज पार्टी को लीड करेंगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी को खैरबाद कह देंगे। ये सिर्फ अपनी जात के लिए सियासत करते हैं, अपने मफादात के लिए करते हैं, मुल्क और कौम का नाम इस्तेमाल करते हैं। इनको अपने और पराये की कोई फिक्र नहीं है। 35 साल ये हमें दर्स देते रहे कि पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन पार्टी है, और अब सारे MPA MNA साहिबान को इकट्ठा करके उनके कदमों पे निछावर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तकरीबन 1 साल पहले की गुफ्तगू है। तौफीक भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्ट साहब, बहुत मशहूर है आपके वक्त के। भट्ट साहब, मुझे याद है मेरी दानिश में आप और अशरफ अंसारी साहब एक ही प्रोग्राम में मौजूद थे। अंसारी साहब ने उस वक्त ऑनर कहा था, आप तो गद्दारों के टोले में से हैं, आप तो गद्दार हैं, आपने तो मुल्क को बेचने के दर पे कर दिया है, आपका लीडर तो बाहर जाके बैठा हुआ है, आप मुल्क की सियासत नहीं करते, सबसे जो ईमानदार सियासत है वो तो PTI करती है। तो फिर अब इनकी जो वापसी है, ये कौन सी मशरूत शराइत के ऊपर हुई है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा है परवीन शाकिर साहिबा का। तो ये जो बात है इनकी, ये खुद वापस आए हैं, खुद ही गए थे, तो इन्होंने अब हमारी क़यादत पे इत्मीनान का इजहार किया है। तो सच्ची बात है, हमारी क़यादत ने हमें इनको लेने से पहले हमें भी इत्मीनान में लिया, और हमें पहले उन्होंने हमारे से राय भी ली, हमने राय भी दी। हमारी राय तो कुछ मुख्तलिफ थी, मगर पार्टी क़यादत का जो हुक्म था फिर उसको तस्लीम किया गया। ठीक है, ये आ गए हैं, मगर जैसे कहते हैं ना, गुजरांवाला की जो आवाम है
वो अपनी क़यादत को भी मैंने बता दिया था कि गुजरांवाला की आवाम और मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले हमजा शहबाज और मरियम नवाज से अपना प्यार करने वाले, उनको चाहने वाले, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहने वाले ये फैसला खुश दिली से तस्लीम नहीं कर रहे। मगर ये कहना कि तस्लीम नहीं कर रहे ये गलत होगा। तस्लीम कर रहे हैं मगर खुश दिली से तस्लीम नहीं कर रहे। तमाम भट्ट साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। लोगों में इतनी परेशानी है इनके आने की, हालांकि ये आए हैं तो हमारी हुकूमत को, हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। ये अपने मौक़िफ़ से हटके हमारी जमात के कायदीन पर इत्मीनान कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारे वर्कर इस बात का मुतालबा हमसे कर रहे हैं, हमसे फोन पे मुतालबा कर रहे हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इस बंदे को कहें कि जो इसने अल्फाज बोले हुए हैं हमारे कायदीन के खिलाफ, गुजरांवाला में आके उसकी सरेआम खुलेआम माफी मांगे। आपको मैं ये बताता हूँ कि इसको ठीक है पार्टी ने तस्लीम कर लिया है, मगर इसको मैं मशवरा देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ से माफी मांग लो। आइंदा अगर आपने इलेक्शन लड़ना है गुजरांवाला में तो इसको नवाज शरीफ को और मरियम नवाज के बारे में जो इसने लफ्ज बोले हुए हैं उसकी माफी मांगना पड़ेगी, वरना गुजरांवाला के अवाम फैसला तस्लीम कर चुके हैं। भट्ट साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। भट्ट साहब आपके प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम में आप दोनों थे, इन्होंने जो अल्फाज के हम नहीं दोहरा सकते, यासर ने थोड़ी सी बात की, अभी हमने उनको आपको एक सवाल आपकी लीडर के मुताल्लिक उन्होंने जो अल्फाज किए थे, इसके बाद क्या आपकी पार्टी भी ने टिकट देगी? बड़ी तकलीफ चली हुई है हमें। जी भट्ट साहब, इसने हमें हमारा सीना खोल के देखे ना, हमें इसकी बातें भूलती नहीं है। हम फिर आपको कहते हैं, आपके प्लेटफॉर्म से ये कहते हैं अपने कायदीन का हुक्म मानते हैं और हमने अपनी जुबान बंद कर ली हुई है, हम खामोश हैं। तो अगर ये दोबारा चले गए, अगर हुकूमत बदल गई, दोबारा हालात ऐसे हो गए, हुकूमत तब्दील होगी, फिर ये चले गए तो फिर क्या कहेंगे? ये सवाल आप इनको बुलाए ना प्रोग्राम में, ये इनसे पूछे कि आपका भाई कोई मौक़िफ़ है, ये इनसे पूछे। ये हमारी तो इस वक्त बिल्कुल, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हम पे पार्टी की तरफ से तमाम मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान और वर्कर्स को सख्ती से हिदायत है कि आपने खामोश रहना है। लिहाजा हम खामोश तो हैं मगर हमारे अंदर जो है ना वो बड़ी तकलीफ है। हमारी दिली तौर पे ख्वाहिश है इस पे उनका भी मौक़िफ़ लिया जाए, एक दिन तफसीली तौर पे उनसे बात भी की जाएगी और पूछा जाएगा कि इतने संगीन इल्ज़ामात लगाने के बाद वापसी का रास्ता किन शराइत की बुनियाद पे हुआ है और आइंदा की हिकमत अमली उनकी क्या है। बहुत शुक्रिया तौफीक भट्ट साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, मुझे अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।